नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को विदेशी फंडिंग से आर्थिक मदद मिल रही है? क्या इस आंदोलन के बहाने देश विरोधी ताकतें अपनी साजिश रच रही हैं? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जांच एजेंसी एनआईए ने विदेशी फंडिंग के नाम पर करीब 40 लोगों को समन भेजा है। इनमें कई बड़े किसान नेता भी शामिल हैं। तो क्या किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश की हिस्सेदारी भी हो रही है? इन तमाम सवालों पर होगी बहस, लेकिन उसके पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली की सर्द रातों से लड़ते हुए सैकड़ों किसान अपने आंदोलन की आग को जलाए बैठे हैं। मांग तीनों कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। अब तक 9 दौर की बातचीत में समाधान नहीं निकला है। अब अगली उम्मीद 19 जनवरी की बैठक से है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। लेकिन आंदोलनकारी किसानों और सरकार के घमासान के बीच एक नया विवाद जन्म ले चुका है, क्योंकि देश की जांच एजेंसी एनआईए ने किसान आंदोलन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते हुए करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा है, जिनमें कई बड़े किसान नेता भी हैं। एनआईए के इस एक्शन पर पहले से ही सरकार से सुलगे आंदोलनकारी किसान और भड़क गए, खासकर वो जिन्हें समन मिला है। नोटिस भेजन का कारण सरकार जिस तरह के अखलाकी हार जड़ी आ वो मनन नूं भी तैयार नहीं। इसमें लंगर लगाएगा, उसको एनआईए के नोटिस। जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी से यहाँ किसानों को लेके आएगा, छोड़ के जाएगा, उसको एनआईए के नोटिस। जो किसान इसमें थोड़ी सी सरकार को सख्त भाषा में बोलते हैं, उनको एनआईए का नोटिस। तो सरकार इतनी कमजोर दुर्बल कब से हो गई? दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको समझाते हैं। एनआईए के आरोपों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस कई देशों में किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर हंगामा कर रहा था। उसकी साजिश में बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स भी शामिल है। खालिस्तानी संगठन देश के कई एनजीओ को फंडिंग भी कर रहे थे। खुफिया एजेंसी के मुताबिक एसएफजे शंभू बॉर्डर के आसपास के लोगों को खालिस्तानी झंडा लेकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसा रहा था। सिख फॉर जस्टिस वही संगठन है जिसने 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने का ऐलान किया था। ऐसा करने वाले को $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर इनाम देने की घोषणा की थी। सिख फॉर जस्टिस और दूसरे खालिस्तानी संगठनों को लेकर 12 दिसंबर को ही गृह मंत्रालय की बैठक हुई थी, जिसके बाद 15 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने जांच का आदेश जारी कर दिया। हालांकि देर से किसान आंदोलन के नाम पर सक्रिय हुई कांग्रेस ने जांच एजेंसियों को केंद्र की कठपुतली कहा है। कांग्रेस ने एनआईए, इनकम टैक्स और ईडी को सरकार का संस्थान कहा है। इस देश में 6 साल से मोदी जी की सरकार है और गृह मंत्री तो अमित शाह जी हैं, वो तो बड़े बड़े कारनामों के लिए मशहूर हैं। तो 6 सालों से उन खालिस्तानियों को आपने पकड़ा क्यों नहीं? आज जब किसानों ने इन 3 काले कानूनों का विरोध दर्ज किया तो आज ही आपको याद आई। आप 6 साल से यानी 72 महीने से सोए पड़े रहे। तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आपका केवल यही तौर तरीका है? किसान नेताओं को एनआईए के समन पर आंदोलनकारी किसान संगठनों ने अलग से आपसी बैठक की है और तय किया है कि 10वें दौर की बैठक में सरकार से इस पर भी बातचीत होगी। ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन है और हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस पुलिस फोर्स इतनी कमजोर नहीं कि कोई विदेशी या के उस विचारधारा का आदमी आके और हम उसको बकस देंगे या हमारी पुलिस फोर्स बचा देगी। ये पुलिस फोर्स पे भी सवाल खड़े ना करें। इस बीच आंदोलनकारी किसानों और सरकार में उथल पुथल के इस दौर में कृषि मंत्री ने फिर दोहराया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है
तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। मामला कृषि कानून के विरोध से शुरू होता हुआ अब विदेशी फंडिंग के आरोपों तक जा पहुंचा है। एनआईए की जांच शुरू है, जिसकी आंच किसानों तक आ रही है। कांग्रेस भी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि सियासत भी जरूरी है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की आशंका में दम है, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जांच भी जरूरी है। दिल्ली से कमलजीत संधू, सोनीपत से पवन राठी, अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन को बदनाम करने की क्या ये सरकार की साजिश है? किसानों की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, या फिर सच में एनआईए की बात में दम है? जिस तरह से पूरे मामले को लेकर एनआईए की टीम आगे बढ़ी है और कई किसान नेताओं को समन भेजा गया है ताकि वो सामने आए और फिर हर एक सवाल का जवाब दे। इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हल्ला बोल का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। अपराजिता सारंगी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है, बीजेपी है, साथ ही एमपी लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभय दुबे जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बलदेव सिंह सिरसा जी, जो कि फार्मर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर सिंह पूनावाला जी, जनरल सेक्रेटरी हैं कुल हिंद किसान सभा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले, कुलदीप सिंह धालीवाल जी, जो कि चेयरमैन है किसान गुरुकुल ग्रुप के, वो भी हमारे साथ, जो सरकार के साथ इस पूरे मामले पे खड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अपराजिता सारंगी, आपका रुख करते हुए, चूंकि काफी गंभीर आरोप सरकार के ऊपर इस वक्त लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल किसान आंदोलन सफल नहीं हो जाए, इस वजह से बदनाम करने की सरकार की यह साजिश है। चाहे वो विपक्ष हो या फिर कई किसान नेता इस तरह के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। क्या है जवाब? आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि सरकार किसानों के साथ है और किसानों के साथ खड़ी रहेगी। हम संवाद पर विश्वास करते हैं। संवाद से किसी भी विवाद का हल किया जा सकता है। नवा दौर गुजर गया, 10वां दौर जनवरी 19 को है और हम आशावादी हैं कि इस समस्या का समाधान संवाद से ही होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि आदरणीय कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा, हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए किसानों के साथ तैयार हैं। हम चाहते हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज हमारे साथ बातचीत करें और हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हमारे में लचीलापन है, हम सकारात्मक मनोवृत्ति को लेकर टेबल पर आते हैं और हम अनुरोध करेंगे कि हमारे किसान संगठन के प्रतिनिधि भी इसी लचीलेपन के साथ, इसी सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ बातचीत के लिए आएं और हम सब मिलकर एक बीच का रास्ता खोजें। रिपील का तो सवाल ही नहीं है, इस पर तो बात ही ना करें। और दूसरी बात रही विपक्षी नेताओं की, मुझे आप 30 सेकंड का समय दें। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखा रही है। इस दिलचस्पी से ही हमें डर लग रहा है, क्योंकि उन्हीं की वजह से और उन जैसे विपक्षी दलों की वजह से ही समाधान नहीं निकल रहा है। कांग्रेस के लिए 2 लाइनें मैं आपके समक्ष उपस्थापित करना चाहूंगी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि तुम्हें यह भी यकीन नहीं। खुद राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, सार्थकता नहीं है देश में और अभी हमारे किसान भाइयों को भड़का रहे हैं। कुछ कारण उन्हें चाहिए, उन्हें भड़काने का, और इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम बहुत आशावादी हैं कि जनवरी 19 नहीं है क्या? जो बातचीत उनको विपक्ष की जरूरत है उनके कंधे की भड़कने के लिए। देखिए, अधिकांश किसान बहुत अच्छे हैं, उन पर हम पर हमारा बहुत भरोसा है, ये भी आप जानते हैं। हमारे साथ उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन दिक्कत ये है, दिक्कत ये है
कि ये जो विपक्षी दल है, ये कांग्रेस और ये जो अन्य विपक्षी दल है वामपंथी, ये चाहते नहीं है कि इस समस्या का समाधान निकले। ठीक है, तो चलिए, कुछ विपक्ष पर जो बड़े-बड़े सवाल आप खड़े कर रहे हैं उस सवाल का जवाब कुछ देंगे अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बलदेव सिंह सिरसा साहब, इस वक्त जिनको एनआईए ने समन भेजा है हाजिरी के लिए, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिरसा जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और पहला सवाल यही, एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन आप गए नहीं, कहा कि कुछ पारिवारिक काम है, बाद में जाऊंगा। एनआईए की एंट्री को सरकार की साजिश क्यों देख रहे हैं आप? आपके ऊपर तो गंभीर आरोप है। जी देखिए, एनआईए जो एजेंसी है ये इंडिपेंडेंट थी, और जो हमारे देश की उच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, ये हम उसको भी उच्च अदालत मानते हैं, न्याय का मंदिर मानते हैं। लेकिन जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी इन्होंने उसकी वर्तों करके उंगलियां उठवा दी, और जो एनआईए एजेंसी है इंडिपेंडेंट, इस पर भी उंगलियां जो है लोग उठा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो मेरे को एनआईए ने नोटिस भेजा है, ये एक सरकार की साजिश है। जैसे कि सरकार अब अपनी सरकार इखलाकी तौर पर हार चुकी है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं, जिस कारण ये सरकार हमारे एजिटेशन को फेल करने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट का आसरा लेती है और कभी एनआईए एजेंसियों का जो आसरा लेती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने हमारे साथ जो पहले बातचीत हुई, हमारे को इन्होंने बदनाम किया, कभी कहा कि ये नक्सलाइट है, कभी कहा ये माओवादी है, कभी कहा ये पाकिस्तानी है, कभी कहा ये चैनी है। और हमने इनको कहा कि हम किसान हैं, हम अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिरसा साहब, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, 40 किसान संगठन हैं जो इस आंदोलन में शामिल है और सरकार के साथ जिनकी 9 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, जो अब तक असफल रही, 2 मांगे मान ली गई। अगर सरकार को टारगेट करना रहता तो बलदेव सिंह सिरसा को ही एनआईए ने नोटिस क्यों भेजा है? क्योंकि इस पूरे मामले में पिछले साल 18 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें फंडिंग के गंभीर आरोप लगे हैं आपके ऊपर, उस पर एनआईए ने आपको नोटिस भेजा है। आप ही निशाने पर क्यों हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल किया आपने। मैं निशाने पर क्यों आया, उसका कारण ये है कि मेरी तरफ से वो काम किए गए जो करने चाहिए थे इस एजिटेशन को कामयाब करने के लिए। जो 2 दिसंबर की रात को 6 लड़के मैंने पकड़ाए और कुछ लड़कियां भी पकड़ी, लेकिन लड़कियों को छोड़ दिया। मेरी जमीर ने आज्ञा नहीं दी कि इन लड़कियों को भी मैं पुलिस के हवाले कराऊं। लेकिन उन लड़कों को बचाने के लिए जो प्रशासन था, उन्होंने क्या किया ये वही बता सकते हैं। और उसके बाद लड़कों को पकड़ा मैंने आपने? कुछ लड़कियां पकड़ाई। क्या आरोप थे कि लड़कों को पकड़ा आपने? वो लड़के पढ़ाते, ये देखो, उसे आगे चले जाओ। ये 29 दिसंबर 2020 को थाना कुंडली में 652 नंबर एफआईआर दर्ज है, जिसका नाम राम प्रकाश है, और इस पर और दरहाम के साथ साथ 153 धारा भी लगी है। इसने सनसनीखेज खुलासे किए थे, और जिसके कारण मैंने इनको पकड़ा, और मेरी तरफ से ही एफआईआर थाना कुंडली में दर्ज है। और उसके बाद पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की, इस आदमी पर जो आरोप लगे थे, जो एफआईआर दर्ज हुई, आज तक पुलिस ने उन पर क्या आगे इन्वेस्टिगेशन करके दोष लगाए हैं, उस पर क्या कार्रवाई की, मेरे को दबाने के लिए। और इस कारण नोटिस भेजा गया एनआईए का कि ये सरसा है जो ये कानूनी लड़ाई भी लड़ता है, और इसलिए मेरे को ये नोटिस भेजा है, मेरे को डराने के लिए, मेरे को धमकाने के लिए, मेरे को भयभीत करने के लिए, मेरे को घर बिठाने के लिए ये इन्होंने मेरे को, सरकार ने एनआईए के थ्रू नोटिस भेजा है। अपराजिता जी भी हमारे साथ बीजेपी के एमपी मौजूद हैं, उनसे मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। लेकिन सिरसा साहब, एक और सवाल आपसे मेरा ये है,
सवाल यह है कि एनआईए ने जब आपको पूछताछ के लिए बुलाया था और आपका कहीं कोई रोल नहीं रहा है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है, तो एनआईए के समक्ष पेशी के लिए आप क्यों नहीं गए? जो सरकार कर रही है, सरकार इनको बरत रही है, तो हम ऐसे नहीं मतलब के डरने वाले नहीं। जो डरा रही है ना सरकार, मैं तो डरने वाला हूँ, जो मर्जी हो जाए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज बीजेपी के लोगों ने, जैसे एफआईआर दर्ज हुई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो 6 लड़के पकड़ाए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जो लड़कियां पकड़ाई उन पर क्या हुआ कि ये सरकार ने आज तक स्पष्ट नहीं किया। और जो आज बीजेपी के लीडरों ने, दिल्ली के एक प्रभारी ने एक लेटर पैड पर लेटर लिखा है कि ये जो 26 तारीख को किसान संगठन ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, ये ट्रैक्टर रैली इनको नहीं निकालने देनी, ये देशद्रोही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब बीजेपी के लीडर अपनी लेटर पैड पर ये लेटर लिखकर हमारे खिलाफ इतने षड्यंत्र रच रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं, ये कत्लेआम कराना चाहते हैं, ये देश में खून खराबा कराने चाहते हैं। हम तो शांतमय शुरू किया था, शांतमय चले, शांतमय आगे चलेंगे, लेकिन ये बताएं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। मैं ये पूछता हूँ, हमारे पास है, जब समय आएगा तो उसका स्पष्टीकरण भी हम दे देंगे। अपराजिता जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद अभय दुबे और बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। आपने सुना, उन्होंने कहा कि चूंकि आंदोलन में बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा लेता था, 6 लड़कों का भी वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, इस वजह से बीजेपी के वो टारगेट पर हैं और एनआईए का गलत इस्तेमाल सरकार की ओर से किया जा रहा है। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि हमारे अन्नदाता आतंकवादी नहीं हैं, खालिस्तानी नहीं हैं, लेकिन कुछ देश विरोधी शक्तियां खालिस्तान के नाम पर एंटी इंडिया स्लोगन्स दे रही थी। हम सबको पता है, शंभू बॉर्डर पर, और बहुत सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को उकसा रही थी, गुमराह करने की चेष्टा कर रही थी। और इन देश विरोधी शक्तियों का दमन करना, मुझे लगता है केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और हम ये जरूर करेंगे। हमें दमन करना है, हम एंटी इंडिया अप्रोच बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर कोई भी करता है तो उसे ये समझना चाहिए कि ये किसानों की बात है, और अभी के माहौल में हम सब जानते हैं, प्रत्येक भारतवासी जानता है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है। और जब हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, तो ये देश विरोधी शक्तियां अगर बीच में आएंगी तो उनका दमन हम निश्चित तौर पर करेंगे। जिसके खिलाफ ये एफआईआर हुई है वो देशभक्त है, जिन लोगों ने आज चिट्ठी लिखी है वो देशभक्त है। इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां जब काम करती हैं तो इस विषय में कुछ भी कहना मेरी तरफ से प्रवक्ता के हिसाब से सही नहीं होगा। जांच एजेंसियां अपना काम करें, वो समीक्षा करती हैं, विश्लेषण करती हैं, प्रमाण देखती हैं और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। उस वक्त जांच एजेंसियों पर बात आ जाती है, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। और अगर किसी भी तरह का कार्रवाई की जाती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। विदेशी फंडिंग पर एनआईए का समन आपको मिला है सिरसा साहब? दमन करना ही चाहिए जी। विदेशी फंडिंग के आरोप लगे हैं आपके ऊपर जी। सरकार मेरे को कोई समन नहीं मिला। जब समन आएगा, मेरे को कोई समन नहीं मिला। जब समन आएगा उसके बाद मैं संयुक्त किसान मोर्चे के सभी सदस्यों में बातचीत करूंगा। तो ये एनआईए का नोटिस कैसे आपको व्हाट्सएप पे मिला है? एनआईए का नोटिस कैसे मिला है? क्या आज तक कभी व्हाट्सएप और इतने शॉर्ट समय में 48 घंटों का समय देकर नोटिस मिला? और जहां मैं घूम रहा हूं यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। क्या ये व्हाट्सएप पर नोटिस आना ये जायज है? और 48 घंटे का समय, और दिल्ली आने पर कितना समय लगता है? किसके व्हाट्सएप नंबर पर आपको नोटिस भेजा गया? किसके व्हाट्सएप नंबर पर? एनआईए की ओर से भेजा गया है? नंबर किसका है? एनआईए का ही। हाँ बोलिए सिरसा साहब। हाँ
एनआईए का है जो आपके मोबाइल पर भेजा गया है। मैं कह रहा हूँ एनआईए की तरफ से यह लेटर पर उन्हीं की तरफ से आ रहा है। एनआईए की तरफ से ही मेरे को जो नोट्स आया वो मोबाइल पर आया। नोट्स ऐसे नहीं, नोट्स जेकर आना था तो बाई डाक आता, जेकर बाई डाक नहीं बाई हैंड। इनके इतने सेल हैं, ये बाई हैंड मेरे को 24 घंटे में बाई हैंड भी दे सकते थे। लेकिन इतनी क्या जल्दी थी कि इन्होंने व्हाट्सएप पर मेरे को नोट्स भेजा और कह दिया कि पेश हो। अब मेरे को जितनी देर मेरे को नोटिस ये लिखित तौर पर नहीं आता और वो नोटिस आने के बाद मैं अपनी जो संगठन है, किसान संगठन है, उनसे वार्तालाप करूंगा और जैसे हमारा संगठन कहेगा तो वो मैं बात करूंगा। ऐसे में जाएंगे एनआईए के सामने आप जवाब देने के लिए सवालों के? हाँ जी, एनआईए के सामने आप जाएंगे? एनआईए के सामने मैंने कह दिया है कि जब मेरे को लिखती नोटिस आएगा उसके बाद मैं अपने जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है, हमारे 40 संगठन हैं, उन सभी मुखियों में बात करूंगा। क्योंकि हम जो भी बातचीत करते हैं या सरकार से बातचीत करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हम सभी आपस में चर्चा करते हैं और जो होता है वही करते हैं। जो सभी सर्वसम्मति से फैसले करते हैं उन पर हम अमल करते हैं। परसों 19 जनवरी को सरकार के साथ जो बातचीत होनी है, क्या आप उसमें भी जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, उसमें तो जाऊंगा क्योंकि जो किसानों ने अभी कल की तारीख है, जो किसान संगठन फैसला करेंगे, उन्होंने फैसला कर रखा है कि 19 तारीख को जाना है। अभी कल की डेट बाकी है, कल 18 तारीख है, आज 17 तारीख है। कल तक संयुक्त किसान मोर्चा, क्योंकि मैं तो आप भी पठानकोट में बैठा हूँ जहाँ पर किसानों से रह ला रहा हूँ कि सरकार ये कर रही है। एक देखिए मैडम, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक मेरे को पहले जी न्यूज पर डिबेट चल रही थी, तो जो प्रवक्ता है बीजेपी के वो भी और जो एंकर हैं मैडम, वो बार बार मेरे पर सवाल कर रही थी कि आपके एजिटेशन में भिंडरावाले के पोस्टर लगे हैं और हमारे के पोस्टर लगे हैं। मैंने उनसे कहा कि एक तरफ तो पोस्टर लगे हैं, दूसरी तरफ मेरी तरफ से जिंदा आदमी के खिलाफ, जो कि जीवित आदमी है, जिंदा जागदा आदमी है, उसके खिलाफ एफआईआर थाना कुंडली में दर्ज है, जो कि बाकी धाराओं के साथ साथ 153 धारा भी ठीक है सिरसा साहब, किसी और चैनल पर क्या होता है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी भी आवाज उठे और सरकार की ओर से उसका सही जवाब भी मिले। इस वजह से एक बहुत बड़ा पैनल, खुद अपराजिता जी जो कि सांसद भी हैं, उनको हमने बुला कर रखा हुआ है। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। उन आरोपों पर मैं जवाब लूंगी बीजेपी से, लेकिन बाकी मेहमानों को भी मैं शामिल करना चाहूंगी। अभय दुबे जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अभय दुबे जी, आपको भी मौका मिल गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर जितनी सियासी रोटी सेकनी हो, जितनी बंदूकें चलानी हो, चला ली जाए। मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे? मुजरिम हूं अगर मैं तो सजा क्यों नहीं देते? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? चित्रा त्रिपाठी जी, मैं आज तक की सिर्फ 4 खबरें पढ़कर आपको सुना रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश को सुनना चाहिए। हाथरस दंगों की साजिश, 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा। जांच में पता लगा है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मॉरिशस रूट से आई। को भीमा कोरेगांव में विदेशी फंडिंग का खुलासा, 50 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में आए, बड़ी साजिश का खुलासा। दिल्ली दंगों में 100 करोड़ रुपए की साजिश का खुलासा, सिंडिकेट बैंक के 6 अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आए। कहां गई ये खबरें? आज तक कोई ये बताने को तैयार नहीं है, ना एनआईए ने कोई अपनी चार्जशीट में उसका उल्लेख किया, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने दस्तावेज बताए कि ये विदेशी फंडिंग अगर आई थी तो वो गई कहां। ना चार्जशीट फाइल की, ना कोई आरोप की पुष्टि करने वाला है, सिर्फ बदनाम करने के लिए आरोप लगा देते हैं चित्रा जी ये लोग। आप जानती है उत्तर प्रदेश के किसानों को 50-50 लाख के नोटिस दिए, मध्य प्रदेश के किसानों के घर में 40-40 वन विभाग के अधिकारी लकड़ी रखकर झूठे मुकदमे बना
रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं किसानों को ताकि वो आंदोलन में न जा पाए। या जो किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठा है उनको आतंकी घोषित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि फूट डालकर आंदोलन तोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर इस देश के साहित्यकार, इतिहासकार, कलमकार आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं ये तो अवार्ड वापसी देंगे। अगर प्रतिपक्ष आपको सही रास्ता दिखाता है कि किसानों के हित में न्याय कर दीजिए तो कहते हैं ये तो गुमराह गैंग है। आप ही दिल्ली की यूनिवर्सिटी में अपने लोग भेज देते हो और कहते हो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। कहां गई वो गैंग? गिरफ्तार क्यों नहीं करते? हमारा सीधा सा आरोप है। कोई दूसरी मांग नहीं है, हम सब मिलकर स्वागत करेंगे आपका। किसानों की मांगे मान लीजिए। एक तो आजीविका की लड़ाई जिन खबरों के साथ आप आए थे, यकीनन वो खबरें पुख्ता एजेंसियों से ही मिलती हैं, तभी उसको दिखाया जाता है। कोई यहां पर बैठ के खबरें गढ़ता नहीं है। नंबर वन, अभय दुबे जी, नहीं मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, सूत्र भी बहुत मजबूत होते हैं। आप लोग भी अंदर की खबर कोई देते हैं तो कहते हैं कि नाम मत लीजिएगा। एक सेकंड अभय दुबे जी, आप पर्सनल मत होइए प्लीज, नाराज मत होइए, ठीक है? एक सेकंड, पुख्ता खबरें हम दिखाते हैं, ठीक है? एनआईए अगर कोई आरोप मर रहा है, देखिए किसानों को लेकर या किसी और को लेकर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है वो, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। अगर वो कोई जांच कर रही है तो सिरे से पूरी की पूरी जांच एजेंसी को आप खारिज कर रहे हैं, तो ये आपके आरोप है। लेकिन हमारा काम खबर दिखाना है। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी प्लीज, ये जो कांग्रेस पार्टी, नहीं, ये जो आप 4 बड़ी खबरें लेकर आ गए और यहां पर आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना अभय दुबे जी, तो सारी खबरें पढ़ के आया करिए अच्छे से। एक खबर हम देते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं, उसके पीछे जितने भी लोग होते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, किसान संगठन, ये वो सबको, अभी 6 लोगों को बिठा के रखा है हमने यहाँ पर। अकेले अभय दुबे को बिठा के नहीं रखा है, 6 लोगों को, ठीक है ना? क्यों नहीं आते वो लोग सामने? तो एक खबर के हर एक पहलू को देखने के लिए आज तक के हर एक खबर पढ़ा करिए, सिर्फ हेडलाइन लेकर आकर अपनी बात यहाँ पर मत कहा करिए, ठीक है? बहुत सारे आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं जिनका मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ किसान नेता दूसरे भी बैठे हुए, उनके पास मैं जा नहीं पाई हूँ, फौरन आपके पास आऊंगी। सर, एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। सरकार की ये साजिश है या वास्तव में एनआईए जो आरोप लगा रही है उसमें दम है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हल्ला। एनआईए के रडार पर क्यों है आंदोलन, इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें। 19 जनवरी को एक तरफ सरकार और किसान के बीच बातचीत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं ने भी कमर कस ली है। उनका यही मानना है अभी तक के नतीजे को देखते हुए कि दरअसल आंदोलन जारी रहेगा। स्थिति अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है सरकार के साथ। इसी वजह से 26 जनवरी को लेकर क्या है प्लानिंग, इस पर किसान नेता हनान मुल्ला की ओर से क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनिए। गणतंत्र दिवस में बहुत ही मर्यादा के साथ जैसा उसको पालन करते हैं करेंगे। साथ साथ किसान पैरेड, इसको हम नाम दिया था, कोई गलत तरीका से इसको प्रेजेंट किया गया है, हम साफ कर दिया। एक किसान पैरेड जैसे नेशनल पैरेड होता है, राष्ट्रीय गर्व के विषय, एक किसान पैरेड का मकसद यही है कि हम पूरा देश के किसान के सामने उस दिन बताएंगे कि हम किसान अन्नदाता है, हमारा दुख दर्द देखो। 4 लाख किसान खुदकुशी किया, 52 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन 26 जनवरी को लेकर भी किसानों ने कमर कस ली है। बाकी के 3 मेहमानों के पास, जिनके पास अब तक बीते आधे घंटे में मैं नहीं जा पाई थी, कुलदीप सिंह धालीवाल जी, संगीत रागी जी और मेजर सिंह पूनावाला जी। कुलदीप सिंह धालीवाल, सबसे पहले मैं आपका रुख करते हुए, 19 तारीख को बातचीत होनी है, लेकिन किसानों की ओर से 26 जनवरी को लेकर तैयारी की जा रही है। 19 जनवरी की बातचीत से कोई उम्मीद नहीं है क्या? नहीं, देखिए 19 जनवरी की बातचीत से हमें पूरा आश्वस्त होना चाहिए। क्यों नहीं है उसमें? अगर उसमें हम लोग 2 चीजें अभी बच गई हैं, 2 चीजों पे हमारा समाधान हो चुका है। एक तो एमएसपी पे बात होने वाली है, एक कानून वापसी पे होने वाली है। कानून वापसी पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो एक ही चीज बची है डिस्कशन करने के लिए मेरे मुताबिक, कि एक ही चीज बची है। एमएसपी पे अगर हमारी बात होती है और सरकार कोई ऐसा फार्मूला बना देती है कि नीचे एमएसपी डिलीवर हो, जो 23 फसलों का एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है, वो हर एक किसान को मिले, और ये एक ऐतिहासिक मौका होगा। और इस मौके को अगर हम लोग इकट्ठे बैठ के इसको कैश कर सकें, और ये बहुत बड़ी बात होगी सारे हिंदुस्तान के किसानों के लिए, और मेरे ख्याल से समाधान उससे निकल सकता है। और दूसरी बात, मैं एक और बात करनी चाहता हूं, जो सिरसा साहब अभी बात कर रहे थे, राज्यपाल साहब जो कि इस सारे आंदोलन के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने खदशा प्रकट किया था अपने भाषण में और एक चिट्ठी में कुछ दिन पहले,
तो उन्होंने कहा था कि कुछ खालिस्तानी या अराजक तत्व जो हैं वो हमारे जो आंदोलन को है, क्योंकि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, पर कुछ अराजक तत्व हैं जो इस आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने 26 जनवरी की परेड के हमारे बारे में भी बोला उसमें, और लिखा भी चिट्ठी में कि वो शांतिपूर्वक हम लोग एक परेड करना चाहते हैं। लेकिन जो तत्व है, अराजक तत्व है, उनके ऊपर नकेल कसनी जरूरी है। और सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे वो किसी को भी कोई नोटिस निकला हो, मेरे ख्याल से उसको लीगल हिसाब से अपना जवाब देना चाहिए। अगर कोई आदमी ठीक है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई दूसरा आदमी है उसके ऊपर क्वेश्चन लग जाएगा। लेकिन 19 तारीख की जो मीटिंग है उसके ऊपर हमें सभी को, सारे जो किसान जथेबंदियां हैं, सारे जो दूसरे लोग हैं, उनको उसके ऊपर आसवंद होना चाहिए। मेरे को लगता है अगर एमएसपी पे बात होगी तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बात एमएसपी से कहीं ज्यादा बनती हुई और बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। मेजर सिंह पूनावाला जी, अब मैं आपके पास आते हुए उसके बाद संगीत रागी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पूनावाला साहब, महत्वपूर्ण सवाल यह है ना कि तीनों कानूनों को रद्द कीजिए, खारिज कीजिए, इससे कम पर हमें कुछ मंजूर नहीं, ये धमकी आखिर क्यों दी जा रही है? और सरकार की ओर से भी अब दो टूक कह दिया गया है। कृषि मंत्री ने आज ही कहा है कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा सुझाव लेकर आइए तो उस पर बातचीत आगे बढ़े। नहीं, देखिए, हम धमकी नहीं दे रहे। जब से ये कानून बने हैं, ऑर्डिनेंस बना है, किसान उस समय से इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज वहां दिल्ली आकर नहीं, हम जून से भी पंजाब में लड़ रहे हैं। जून महीने से हमने, सरकार पहले बोलती थी हमारे कानूनों में कोई नुक्स नहीं। जब हमें उसे बताया कि जहां पर कानूनों में नुक्स है, किसानों के विरोध में जाते हैं, हमारी मंडी खत्म हो जाएगी, सरकार इन कानूनों को लागू कर एमएसपी से भागना चाहती है, सरकारी खरीद से हाथ पीछे खींचना चाहती है, और सरकार कारपोरेट घरानों के आगे हमारी खेती को देना चाहती है, और देश की अन्न सुरक्षा लिए खतरा है। तो सरकार ने हमारे इन दलीलों को मानकर बोला हम इससे संशोधन कर देते हैं। हमने ये तो सुना है कि कानून बनने के 20-30 साल बाद जब हालात बदल जाते हैं उन कानूनों में शोध होती है। ये ऐसे कानून हैं जो बनने से लागू नहीं हुए, उससे पहले ही शोधन करने की बात आ गई। हम बोलते हैं ये सभी कानून कारपोरेट घराने के दबाव थले सरकार ने बनाए हैं, इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। ये किसान की मौत के वारंट हैं, और इसलिए सरकार को जिद छोड़कर कि जिन कानूनों को किसानों ने मांगा नहीं, सरकार से कभी इन कानूनों की बात नहीं की कि हमें मिले, उनको रद्द करना चाहिए। जेकर इन कानूनों को बनाना है, मेजर साहब, हमने सरकार से बात कर दे भी बोला, बात में किसानों के साथ बैठ जाइए। बीते 25 सालों में इन पर 4.5 लाख किसानों ने खुदकुशी की है। बीते 25 सालों में, फिर से रिपीट कर रही हूं, 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। अगर पुराने कानून अच्छे रहते और किसानों का इतना भला हो रहा होता तो फिर इतना बड़ा आंकड़ा इस देश के सामने जो बेहद शर्मनाक है वो क्यों होता? सरकार का दावा तो यही है कि किसानों की आत्महत्याएं रुके। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, उनके मद्देनजर आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वो ये कानून लेकर आई है। अगर किसी क्लॉज पर लेकर आप संशोधन चाहते हैं तो उसको लेकर आगे बढ़िए। सिरे से पूरे के पूरे कानून को खारिज कर दिया जाना, आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? बोलिए सर। हम बोलते हैं इन कानूनों से लागू होने के बाद खुदकुशियां इससे ज्यादा होंगी। किसान की सारी जमीन कारपोरेट घरानों के पास चली जाएगी। सरकार कारपोरेट घरानों के दबाव थले इन कानूनों ने बनाया है, और जो खुदकुशियां हुई वो भी इन सरकारों की नीतियों के कारण होया। किसानों के उनकी जो खेती बाड़ी की उपज थी उन पर लागत खर्चे ज्यादा आते रहे, उनकी कीमत नहीं मिली। जे सरकार मोदी की ने 14 से हमें बोला कि हम जब आएंगे हम आपको डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश के आधार पर एमएसपी देंगे। आज हमें क्या एमएसपी मिलती है, और इन्होंने बोला था कि हम कर्जा माफ करेंगे। इन सभी बातों से सरकार पीछे हटी है। ये कानून तो इतने माड़े हैं कि किसान की हालत उससे भी ज्यादा माड़ी होगी जो पहले किसानों की हालत है। इन कानूनों को तुरंत रद्द करना चाहिए। पुराने किसानों की जो हालत थी उससे ज्यादा बदतर हो जाएगी हालत अगर इस कानून को लागू कर दिया जाता है। तो सरकार क्यों नहीं मान रही?
देखिए, मुझे लगता है कि किसानों का ये मानना है कि इससे बदतर हालत हो जाएगी। भारत सरकार का ये मानना है कि अभी जो किसान की हालत है, बड़ी जो दुर्दशा है, वो इसी कारण है क्योंकि वो अभी अपने फसलों को बेचने के लिए मंडी तक ही जाने के लिए अभिशप्त हैं। जब उन अपने खाद्यान्नों का उनका वैश्विक बाजार के साथ उनका जुड़ाव होगा तो उनको बेहतर फसल मिल पाएगी। एक सीमांत किसान यदि 2 एकड़ की जमीन रखता है, यदि उसको C2 फार्मूले के तहत भी यदि MSP उसको दिया जाता है, तब भी उसमें समृद्धि नहीं आएगी, ये तय है। इसलिए ये गुणात्मक भाग और ये समीकरण जो बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसका कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात, कहा गया कि भाई किसानों के बीच में NIA की नोटिस क्यों इशू की जा रही है, तो इसमें कोई दो राय छिपा हुआ नहीं रहा है। इस आंदोलन के साथ खलिस्तान के समर्थक लोग भी इसके साथ खड़े हुए हैं। हम सबों ने देखा है कि बब्बर खालसा के लोग किस प्रकार से वहाँ किस प्रकार के नारे और किस प्रकार के पोस्टर वहाँ पर ये कर रहे थे। यही कारण है कि पत्रकारों को और मीडिया पर्सन को उनके अंदर उनके खेमों में जाने नहीं दिया जा रहा था, ताकि वहाँ से इस प्रकार की रिपोर्टिंग न निकल करके आए। तीसरी बात, मेरा अपना मानना है कि ये किसानों का जिद है। ये वैसे ही एक जिद है जैसे कोई बच्चा कहता है कि हमको चांद लेकर के आओ, और उसको घर में लोग कहते हैं कि चांद नहीं आ सकता है, दिक्कत है, उसकी दूरी इतनी है, नहीं वो पकड़ करके उसको पकड़ में नहीं आ सकता है। किसानों से कहा जा रहा है कि आप तर्क समझाइए कि कौन सी बात ऐसी इसमें गलत है, हम उसका निदान चाहते हैं। लेकिन इनको एक झुंझुन्ना पकड़ा दिया है वामपंथी किसानों के नेताओं ने, जिनके हाथों में इस पूरे आंदोलन की बागडोर है कि किसी भी तरीके से मानना नहीं है, किसी भी तरीके से सरकार के साथ समझौता न हो। ये जिद है ताकि हिंसा हो, हिंसा के पास जो है वो हिंसा पर जो है वो अपने राजनीतिक फसल खड़ी कर सकें, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। वरना इस प्रकार का हट मैंने कभी भी जब भी आंदोलन होता है, जब भी जस्ट 10 सेकेंड बोलिए। मैं आंदोलन के बारे में पढ़ाता भी हूँ और आंदोलन के बारे में जब जो निगोशिएशन होता है उसके बारे में भी पढ़ाता हूँ। हर पक्ष जो होता है बड़ी बड़ी बातें लेकर के चलता है कि ये आंदोलन का, लेकिन उसके अंदर जो होता है, जो निहित जहां पर एक समझौते का पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं वो बीच में है। यहाँ पर आपने किसानों ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है कि जहाँ पर आपको समझौते के लिए वो गुंजाइश सिरसा साहब, दीवार खड़ी कर दी है क्या आप लोगों ने? आप सरकार को कॉर्नर करके, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि दीवार को ढहाना है, ब्रिज बनाना है, लेकिन आप लोग तैयार नहीं होते हैं सिरसा साहब इसके लिए। जी मैं बताता हूँ कि पहले जब हमारे से बातचीत शुरू हुई तो ये कहते थे कि ये जो कानून बने हैं ये किसानों के हित में। हमने कहा कि ये किसानों के हित में नहीं है, तो बोले एक एक बिंदु पर चर्चा कीजिए। हमने एक एक बिंदु पर चर्चा करी और 3 दिसंबर को मंत्री साहब मान गए कि वाकई ये कानून किसान के हित में नहीं है और आप इनमें संशोधन कर लो। एक बार ऐसी आया कि तुम इसको सारे के सारे संशोधन करा लो, जो भी है सब निकाल दो, लेकिन खाली डिब्बा हमारे पास रहने दो, कई मसाले दी। लेकिन ये कहते हैं कि इसमें कुछ और तत्व आ गए। वहां पर बब्बर खालसा की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि मेरी तरफ थाना की 652 नंबर FIR दर्ज करवाई गई है राम प्रकाश के खिलाफ। उसके खिलाफ आज तक पुलिस ने, सरकार ने क्या कार्रवाई की है? क्या ये देशभक्त है? और दूसरी बात, जो आज बीजेपी के प्रभारी दिल्ली के तो प्रदेश प्रभारी ने एक अपनी लेटर पैड पर लिखा है किसान आंदोलनकारी। चित्रा जी एक छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा। याद सुन लिया, याद तेरी बात सुनिए। साहब जल्दी से, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। अभय दुबे जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, संगीता जी भी सवाल उठा रहे हैं। आपने लेटर पैड पर लिखा है और विद्रोह करने के लिए पुलिस की मदद लिखा है। आप पढ़िए उसको। सिरसा साहब जो बोलते हैं उसको सुनिए। सिरसा साहब जो बोलते हैं सुनिए, आपने क्या लिखा है। चित्रा जी क्या बोलिए, क्या लिखा?
मेरे को बोलने नहीं देते, आप बीच में चले देते हो। जब मैंने आपकी बात सुनी है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? और उसके बारे में और अपने जो ये बीजेपी वालों ने लेटर पैड पर लिखा है, वो क्या लिखा है? क्या वो देशभक्त है? वो कहते हैं ये सभी किसान देशद्रोही है, इनको ट्रैक्टर का ट्रॉली नहीं निकालने देनी, और जो भी इनको रोकेगा, जो वहां पर कोई अप्रिय घटना वापरती है, सभी किसानों को लेकर सिरसा साहब कहाँ लिखा गया है कि सारे के सारे किसान देशद्रोही हैं? किस किस चिट्ठी में लिखी गई है ये बात? ये लेटर पर लिखा है, लेटर पढ़ो। अपराजिता, ठीक है अपराजिता जल्दी से एक लाइन में बस। ये हो ही नहीं सकता है। हमारे किसान देश विरोधी नहीं हैं, हमारे किसान आतंकवादी नहीं हैं, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूँ। अगर इस तरह की बातें हैं तो फिर सरकार भरोसा कायम क्यों नहीं कर पा रही है किसानों के अंदर? और सवाल ये भी है कि एनआईए की एंट्री कहीं पूरे मामले को और ज्यादा बिगाड़ नहीं दे, क्योंकि बीच में ऐसा देखने को मिला था किसान और सरकार के बीच एक अच्छी बातचीत और 2 मांगों पर विचार होने के बाद उसको अमल में भी लाने की गारंटी दे दी गई थी, लेकिन जो मेन गारंटी की बात है उसको लेकर सरकार एमएसपी को लेकर आगे कैसे बढ़ेगी और तीनों कृषि कानूनों को लेकर यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज तक का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।